तो आज मार्केट के अंदर फिर से गिरावट का दिन था। एक दिन तेजी, एक दिन गिरावट मार्केट के अंदर है, लेकिन जो भी हो रहा हो रेंज के अंदर हो रहा है। 17,800 जा नहीं रहा, 18,200 पार हो नहीं रहा। मार्केट इसी 400 पॉइंट के बीच में अच्छे से उठापटक कर रहा है। तो अर्निंग सीजन भी शुरू हो गया। कल टीसीएस के नतीजे आए। आज टीसीएस जो हेल्पिंग हैंड होना चाहिए था, उसने आज बाजार को सबसे पहले कमजोर करने का काम किया। आज शुरुआत में सबसे पहले अगर कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग या फिर ये कहें कि शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद थी जो नहीं आई, वो थी आईटी कंपनीज के अंदर। टीसीएस के नंबर के बाद इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये सभी शेयर्स भी नीचे चले गए। इस समय जो अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो एडवांस डिक्लाइन आपको दिख रहा होगा, वो भी खराब हुआ है। शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में करीब 1000 शेयर थे जो बढ़कर खुले थे और उससे कम शेयर थे जो गिरावट के साथ थे। लेकिन दिन आगे बढ़ते बढ़ते ये जो गिरने वाले शेयरों की संख्या है 1300 को पार कर गई और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या आधी रह गई। करीब 1300-1400 शेयर थे जो घटकर सिर्फ 700 रह गए। आज नुकसान और नफा कहां कहां से हुआ, हम एक बार डाटा आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। टाटा मोटर्स आज निफ्टी का टॉप गेनर बना। उसकी बड़ी वजह यह थी कि एक तो जीएलआर के नंबर आए जो कि 5% बढ़कर आए और तीसरी तिमाही के अंदर कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा। जो कंपनी कैश फ्लो नेगेटिव थी, अगर वो पॉजिटिव हो जाए, बड़ी कंपनी है, तो उसका असर तो पॉजिटिव होता ही है। 6% ऊपर था। आज हिंडाल्को के अंदर तेजी थी। चाइना की रीओपनिंग की बातचीत चल रही है। पावर कंपनीज के लिए वैसे भी दिन अच्छे चल रहे हैं। एक तो पावर को लेकर खास कोई दिक्कत नहीं और इस बार के बजट में शायद कुछ खास हो सकता है, इसलिए ज्यादातर पावर कंपनीज में खरीदारी रुक रुक के हो रही है। आरईसी, पीएफसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, केईसी, ऐसी कुछ एक कंपनियां जो दिन बर दिन रोज आपको इसी तरह के हरे निशान में दिखेंगी। आज अपोलो हॉस्पिटल भी चला। एक्चुअली में आज फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर का दिन भी था, इसलिए आज अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी अच्छी मूवमेंट आती है। देखिए इसमें आप डिविस को भी जोड़ना चाहें तो वो भी जोड़ सकते हैं। उसमें भी करीब 1% की तेजी थी। गिरने वाले शेयरों की सूची अब आपकी स्क्रीन पर आएगी। उसमें अदानी एंटरप्राइजेज, एफपीओ की खबर के बाद ये शेयर टूटा, क्योंकि खबर मार्केट में ये है कि पैसा तो जुटाएंगे बट डिस्काउंट के रेट पे, इसलिए डिस्काउंट को एडजस्ट करने के लिए पहला झटका मार्केट ने दे दिया 5% का। दूसरा आता है भारतीय एयरटेल, ये भी कमजोर था शेयर। अदानी पोर्ट्स भी आज टूटा। अदानी ग्रुप के जब शेयर टूटते हैं तो एक साथ ही सभी शेयर्स टूटते हैं। इसके अलावा आयशर मोटर के अंदर भी आज 2 से 2.5% तक की गिरावट आई। आज बैंकिंग का दिग्गज एसबीआई भी टूटा करीब 2% के आसपास। आज ऐसा कोई शेयर नहीं था जिसने साल का हाई या लो टेस्ट किया हो। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी पे। एक बार जरा वो और चेक कर लेते हैं कि वहां पर क्या हुआ आज। अगर आप देखेंगे तो आज सोना कॉमस्टार, जो कि एक सर्बिया की कंपनी के अंदर हिस्सेदारी खरीदने जा रही है, एक्चुअली हिस्सा पहले से ही है, वो अपने कंसोलिडेशन और वोटिंग राइट ले रही है, इसलिए हिस्सेदारी 54% तक खरीदेगी और उसके लिए 3 ट्रांचेस में पैसा भी पे करेगी, यूरो में पे करेगी। आज वो शेयर करीब 22 रुपये यानी कि 5% ऊपर। आवास, इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल्स, ये कुछ एक और शेयर्स थे जो आज आपको चलते हुए दिखे हैं। आज जो शेयर टूटा इसमें वो था आईडीबीआई, आरसीएफ, बैंकिंग में से बैंक ऑफ इंडिया टूटा और साथ ही कल्पतरू पावर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि 4-5 दिन से शेयर चल रहा था। छोटे मझोले शेयर्स में आज फार्मास्यूटिकल की कंपनी है जाइडस लाइफ साइंसेज के नाम से, वो शेयर करीब 2% ऊपर, उसने साल का हाई टेस्ट किया। सीजी पावर ने भी और महिंद्रा सीआई, हालांकि परसेंटेज में ज़्यादा नहीं बढ़े बट इन्होंने साल का हाई टेस्ट किया। और जिसके दिन खराब चल रहे हैं वो है आइडिया के। आइडिया आज भी 2% टूटा और उसने साल का नया लो टेस्ट कर दिया। साथ ही ग्लैंड फार्मा और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट ने भी आज साल का नया लो टेस्ट किया। तो कुल मिला के मार्केट के पास अभी भी एक रेंज है। एक बार वो स्क्रीन वापस से लेके आते हैं जहां पर एडवांस डिक्लाइन लिखा है और जो लेवल्स है, बस मैं उसी लेवल्स के साथ एक चीज़ कंप्लीट कर दूं। 17,800 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ज़्यादा बड़ी चिंता नहीं है, इसी बीच में मार्केट ट्रेड करेगा। 18,200 के बाद ही बड़ा ब्रेकआउट की उम्मीद कीजिएगा। तब तक आप, अगर आप रेंज में खेलना जानते हैं, समझना जानते हैं तो ठीक, नहीं तो शांति से स्टॉक्स चुनिएगा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। निफ्टी बैंक के पास 42,500 को डैमेज कंट्रोल करने के लिए लेवल है, ये आने पर ही ठीक होगा, नहीं तो 42,500 के जब तक नीचे रहेगा खतरा मंडराता रहेगा और हो सकता है इसमें गिरावट कुछ और बढ़ जाए। ज़्यादा मेहनत बैंक निफ्टी को करनी होगी निफ्टी के मुकाबले। अब आगे बढ़ते हैं। आज हमने निश्चल महेश्वरी से भी बातचीत की थी, उनसे हमने अलग अलग सेक्टर्स को लेकर, स्टॉक्स को लेकर बातचीत की। एक बार उनका व्यू पॉइंट भी आपके सामने रखते हैं, वो क्या कह रहे हैं। There is a big trigger of budget which is coming up. I do not expect much to happen in the budget, but I think market as usual has always built up on the budget. So budget, current quarter numbers, I think these are the two big triggers basically as far as domestic market is concerned. But the bigger trigger still remains to be the US inflation data. I think that is the biggest trigger across the world until unless US inflation data starts coming off, especially
in terms of their core inflation, I do not see basically that the markets are going up. The second problem remains to be basically with China opening and China being almost at 50% discount to the Indian valuations. It is very clear that the FI money is going towards China and they'll continue to sell in India. I think banking sector is one basically I would prefer, because banking is now come out of almost after 5 years. So after that IL&FS issue happened, I think the banking sector has not gone anywhere and they had their own issues, their challenges. I think the balance sheets are clean now. Most of them have been able to raise capital at a reasonable valuation. So I'm saying this is one sector basically which will continue to do well, at least in the foreseeable future. I think most of people should look at the banking sector. Second, I think the manufacturing sector seems to be doing better in India now. So there you have to look at saying basically what you want to back up. But I think these are the two sectors which I would prefer to put my money in. बजट आने में सिर्फ अब 21 दिन बाकी रह गए। 1 फरवरी को बजट होगा और एमएसएमई को लेकर खबर ना है, ऐसे हो नहीं सकता। प्रकाश प्रियदर्शी इसी तरह की खबरें ढूंढते रहते हैं। आज उनके हाथ एक खबर लग गई एमएसएमई को ही लेकर। खबर यह है कि वाणिज्य मंत्रालय ने यह कहा है वित्त मंत्रालय से कि आप जो एमएसएमई यानी कि छोटी कंपनियों को जो लोन देते हो, ब्याज लेते हो उनसे, आप उसमें जो रियायत दे रहे हो वो देते रहिए या इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए। ये पूरा मामला क्या है समझ लेते हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी से ही। प्रकाश, जरा बताएं पूरी खबर को। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार आगामी बजट में एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत दे सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के तहत एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स के लिए और एक्सपोर्टर्स के लिए जो सब्सिडी बेनिफिट है उसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो इंटरेस्ट सब्सिडी बेनिफिट है उसको मौजूदा 3% से बढ़ाकर 5% किया जा सकता है। जाहिर तौर पे इससे एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। ये जो फायदा है वो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को भी दिया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजा है, जिसमें इस बात की मांग की है कि इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को तुरंत राहत देने की जरूरत है, क्योंकि जो ग्लोबल डिमांड है उसमें कमी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जो ब्याज दरें हैं पिछले कुछ समय से उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एमएसएमई इंडस्ट्री ने भी सरकार से इस बात की मांग की है कि जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के तहत जो इंटरेस्ट सब्सिडी का फायदा मिलता था उसको प्री कोविड लेवल के तौर पर दिया जाए, क्योंकि पिछले कुछ समय से ब्याज दरों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो उनका क्रेडिट कॉस्ट है उसमें काफी इजाफा हो गया है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव दिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 साल में कोविड की वजह से ब्याज दरों में काफी कमी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इस स्कीम के तहत जो इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट मिलता था उसको 5% से घटाकर सरकार ने 3% कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो गई है, लिहाजा इंडस्ट्री इसमें बढ़ोतरी की मांग कर रही है। अगर ये फायदा इंडस्ट्री को दी जाती है तो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स और एमएसएमई जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें इस बात में मदद मिलेगी कि वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बाजार से पैसे उठा पाएं या लोन हासिल कर पाएं। ठीक है, ये सूत्रों के हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर थी जो कि ठीक बजट से पहले एमएसएमई के ब्याज को लेकर थी, जो अपने प्रकाश ने आपके सामने रखी है। अब आगे बढ़ते हैं। अदानी एंटरप्राइज, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, ये आज निफ्टी का टॉप लूजर बन गया। आपको पता है कि हाल में ही वो निफ्टी के अंदर शामिल भी हुआ है। अब खबर ये आ रही है कि एफपीओ लेके आ रहे हैं। खबर तो अच्छी थी कि एफपीओ लेके आएंगे, पैसा जुटाएंगे, लेकिन फिर भी शेयर टूट क्यों गया? आज ऐसा क्या हो गया कि शेयर को 5% गिरना पड़ गया? ये सारी जानकारी मेरे सहयोगी सौमित के पास है, उन्हीं से समझते हैं। सौमित, जरा आप बताएं। तो ईटी न्यूज़पेपर में ऐसी खबर आई थी कि अडानी एंटरप्राइजेज एंड ऑफ द करंट मंथ में करीब 20,000 करोड़ का एफपीओ कर सकते हैं। अब ये एफपीओ अगर होता है 20,000 करोड़ का, तो जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो करीब 3.5% डाइल्यूट हो सकती है, जो कि अभी करंट होल्डिंग जो है प्रोमोटर की वो करीब 73% के आसपास है। अब कौन पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं इस बड़े एफपीओ का, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ हो सकता है? IHC वो है इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, फिर गल्फ के सॉवरन फंड्स है जैसे कि ADAI, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ADQ, मुबादला जैसे। अब पहले भी अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने सारे अडानी ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, करीब $2 बिलियन
डॉलर उन्होंने इन्वेस्ट किया था अक्रॉस 3 इंपॉर्टेंट अडानी ग्रुप कंपनीज। और अगर ये अडानी एंटरप्राइज का एफपीओ होता है तो उसमें शायद ये ग्रुप जो है वो करीब 10 to 15% सब्सक्राइब कर सकती है टोटल एफपीओ अमाउंट का, जो कि करीब 20,000 करोड़ के आसपास है। अगर ऐसा हो जाता है तो आईएचसी सबसे बड़ा शेयर होल्डर हो सकता है अडानी ग्रुप कंपनी में आफ्टर द प्रमोटर। अब ये जो एफपीओ कंपनी लॉन्च करने वाली है इसमें से 35% ऑफ द हिस्सा जो है, जो कि करीब 7,000 करोड़ होता है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पोर्शन सेव करना पड़ता है। और यूजुअली अगर हमने पास्ट में भी काफ़ी टाइम देखा है कि करंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट में होता है एफपीओ का प्राइसिंग, सो दैट वो और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कोई भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए अगर वो अडानी एंटरप्राइजेस के लिए में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब अडानी एंटरप्राइजेस कौन से बिजनेसेस में इन्वॉल्व है? एनर्जी में है, एयरपोर्ट, रोड इंफ्रा, कंज्यूमर बिजनेस, डिजिटल, डेटा सेंटर, माइनिंग, कोल ट्रेडिंग, डिफेंस, तो काफ़ी सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है अडानी एंटरप्राइजेस। बट अगर एसओटीपी वैल्यूएशन में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हिस्सा अभी एनालिस्ट कंपनी के जो न्यू एनर्जी बिजनेसेस है उसको दे रही है। करीब 52% ऑफ द वैल्यूएशन न्यू एनर्जी बिजनेस को दिया जा रहा है, फिर 23% ऑफ द वैल्यूएशन एयरपोर्ट बिजनेस को दिया जाता है। रोड इंफ्रा को 12% का वैल्यूएशन है। अडानी विल्मर में भी अडानी एंटरप्राइजेस का स्टेक है तो उसको सिर्फ 5% का वैल्यूएशन दिया जा रहा है, जबकि माइनिंग और ट्रेडिंग बिजनेस जो है उसको करीब 6% का वैल्यूएशन अभी एनालिस्ट दे रहे हैं अडानी एंटरप्राइजेस में। ठीक है, तो ये एफपीओ के रिगार्डिंग जो जानकारी थी, इनसाइडर जानकारी, वो आपके सामने मेरे सहयोगी सौमित आपके सामने रख रहे थे। एक चीज़ और है, मार्केट के अंदर अगर ये पूछा जाए कि हाउस द जोश, तो रिटेलर कहेंगे हाई सर। वो उसकी वजह से क्योंकि 13,000 करोड़ रुपया मार्केट के अंदर हर महीने वो डाल रहे हैं। इस बार भी दिसंबर के अंदर 13,500 करोड़ रुपए का नंबर आया एसआईपी का। इसकी और डिटेल और ज़्यादा जानकारी मेरे सहयोगी शरद के पास है, वो आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं और आपको बताएंगे। शरद बताएं। जी बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट डेटा आया है एसआईपी का दिसंबर मंथ में एमफी का, और यहाँ पे एसआईपी जो है रिकॉर्ड लेवल्स पे है, 13,500 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा। और ये लगातार तीसरा महीना है जहाँ पे 13,000 करोड़ से ज़्यादा का जो है एसआईपी में जो है आपको लेवल्स मंथली देखने मिले हैं। इसके अलावा भी अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो इक्विटी सेगमेंट में लगातार 22वें महीने स्ट्रेट इन्फ्लोज देखने मिले हैं, और इक्विटी इन्फ्लोज भी अपने 2 मंथ हाई लेवल्स पे चल रहा है। अब बात करेंगे इक्विटी एयूएम के, तो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे दिसंबर में देखा गया, और जो 15 लाख करोड़ के ऊपर था लगातार दूसरे महीने में। और ये सेम बात जो है टोटल एयूएम के लिए भी लागू है, जहाँ पे 40 लाख करोड़ के ऊपर जो है लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे उनका एयूएम चल रहा है। न्यू फंड ऑफर्स की बात करें तो 8500 करोड़ जो है सिस्टम में आया है। 36 स्कीम्स लॉन्च हुए थे दिसंबर में। लेकिन कुछ सेगमेंट से ओवरऑल हम बात करेंगे जहाँ पे इन्फ्लोज में इम्पैक्ट इसलिए आया क्योंकि जो आपकी डेट फंड्स होती है, जो फ्लोटर लिक्विड होती फंड्स और फ्लोटर फंड्स होती है, यहाँ पे 19 से 20,000 करोड़ का आउटफ्लो देखने मिला है। हालांकि इन्फ्लोज अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन इक्विटी सेगमेंट में भी थोड़े हम बात कर लेते हैं। ऑफकोर्स मिड कैप फंड्स हुए, स्मॉल कैप फंड्स हुए, वहाँ पे अच्छी इन्फ्लोज देखने मिली है। और अगर आप लें फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और वैल्यू फैक, यहाँ पे भी पॉजिटिव फ्लोज आए हैं। लेकिन कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आउटफ्लोज भी आए हैं। लार्ज कैप फंड उसमें से एक है, और उसके अलावा सेक्टोरल और फोकस्ड फंड्स, यहाँ पे भी जो है आउटफ्लोज देखने मिली है। बट याद रखिए इक्विटी इन्फ्लोज अभी स्ट्रेंथ दिखाया है क्योंकि लास्ट मंथ रिडेम्पशन ज़्यादा हुए थे, इसलिए 7,000 करोड़ का आंकड़ा आपके सामने आ रहा है ऑलमोस्ट इक्विटी इन्फ्लोज के लिए। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि मल्टी एसेट और इंडेक्स फंड में भी जो है इन्वेस्टमेंट जारी है। पर ओवरऑल अगर कहें तो रिटेल सेंटिमेंट अभी भी बहुत स्ट्रांग है, और आगे जाते हुए भी जो है इस वॉलेटिलिटी में जो है एनालिस्ट का मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि एसआईपी में जो है स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे 3 सहयोगी आपको अलग अलग मुद्दों पर जानकारी दे चुके हैं। पहले प्रकाश ने आपको जानकारी दी एमएसएमई को लेकर, फिर सौमित आए तो उन्होंने एफपीओ के बारे में बताया अडानी ग्रुप के, और अभी शरद आपको जानकारी दे रहे थे कि एसआईपी का इस समय लेखा जोखा क्या है। अब मैं अपने एक और सहयोगी को अपने साथ जोड़ रहा हूँ जिनका नाम है हर्ष। ये बैंकिंग को देखते हैं, और खबर ये है कि जो एक्सिस बैंक है मैक्स फाइनेंशियल में जो बाकी हिस्सेदारी खरीदने जा रही है, उसमें हिस्सेदारी के तरीकों में कुछ बदलाव हो रहा है। ये आपको और मेरे को दोनों को समझना चाहिए, इसलिए हर्ष को अपने साथ जोड़ते हैं। हर्ष बताएं जरा कैसे ये तरीके को बदला जा रहा है। पहले के अग्रीमेंट के मुताबिक जो अभी ऑलरेडी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, एक्सिस बैंक 13% मैक्स फाइनेंशियल को होल्ड करता है, और ये ट्रांजैक्शन जो पूरा 13% प्लस अभी एक एडिशनल 7% का एक्विजिशन प्राइस है, वो पहले रूल 11 UA ऑफ इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक होने वाला था। अब ये सिंप्लिसिटर टर्म्स में एक फेयर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का कॉम्बिनेशन रहता है,
जिसके बेसिस पे वैल्यूएशन डिराइव होता है। तो ये इनकम टैक्स रूल्स के मुताबिक वो वैल्यूएशन पिक किया गया था, एक वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी पिक किया गया था। अब जो हमें जानकारी मिल रही है, जो डिस्क्लोजर आया है, वो कहता है कि बैलेंस 7% के लिए मैक्स फाइनेंशियल से डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बेसिस पे वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी यूज़ किया जाएगा। अभी इसका मतलब ये है कि आगे के कैश फ्लोज के दौरान आज वैल्यूएशन डिराइव किया जाएगा कैश फ्लो के बेसिस पे और बुक वैल्यू के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक चेंज आया है और ये सिर्फ बैलेंस 7% पे आया है। एक दूसरी बड़ी बात ये आई है कि इसके पहले IRDA काफ़ी अगेंस्ट था ये ट्रांजैक्शन से, पर अब IRDA का एक सॉर्ट ऑफ ब्लेसिंग मिल गया है। ये डिस्क्लोजर बताता है एक्सिस बैंक का, ये कहता है कि IRDA का गाइडेंस के मुताबिक उन्होंने ये चेंज किया है। अब हम देखें तो जो मैक्स फाइनेंशियल का स्टॉक है वो काफ़ी उछाल दिखाया है और वो एक तरह का इम्प्लीकेशन या एक तरह का समझ देता है कि शायद से ये मैक्स फाइनेंशियल के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और एक्सिस बैंक के लिए थोड़ा कम बेनिफिशियल, पर अब तक क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली किसको बेनिफिट करता है ये पर्टिकुलर चेंज। ठीक है हर्ष, बहुत शुक्रिया। आप बता रहे हैं मैक्स फाइनेंशियल के लिए बेनिफिशियरी होगा, इसलिए आज मैक्स फाइनेंशियल का शेयर चल भी रहा था। अभी आपकी स्क्रीन पर नीचे उसके भाव भी लिखे हुए थे। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से हमारे साथ तब बने रहने के लिए। फिलहाल इसके लिए इतना ही। नमस्कार।